हेलो बच्चों, कैसे हैं? शानदार। जैसा आप लोगों से वादा किया गया था, फिजिक्स में 12th बोर्ड एग्जाम के लिए 2025 बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की जो लिस्ट की जो सीरीज चल रही वीडियोस की, उसमें से हम लोग ले आए इस बार थर्ड वीडियो। अगला पेपर शायद आपका फिजिक्स का ही है, तो उसकी तैयारी में 4 मार्क्स के क्वेश्चन की इंपॉर्टेंट की लिस्ट, 3 मार्क्स के क्वेश्चन की इंपॉर्टेंट की लिस्ट मैं आपको ऑलरेडी दे चुका हूं। इस बार मैं लेके आया हूं, अभी कुछ पिछले 1-2-3 सालों से 2 नंबर के क्वेश्चंस की संख्या बढ़ गई है, और 2 नंबर के जो क्वेश्चंस है 2 मार्क्स के क्वेश्चन, उनका जो वेटेज है वो 14 मार्क्स का हो गया। यानी कि आपको 7 क्वेश्चन मिलेंगे, 7 क्वेश्चन 2-2 नंबर के। उन्हीं के लिए मैं लिस्ट लेके आया हूं। वैसे तो बच्चों 2 नंबर के जो क्वेश्चंस होते हैं उनको छांटना थोड़ा सा मुश्किल काम है, लेकिन 2-3 दिन की लगातार की मेहनत से मैंने लगभग 40 से 45 क्वेश्चंस की एक लिस्ट बनाई है। और मैं आपसे वादा करता हूं कि अगर आप लोगों ने ये सारे क्वेश्चंस अच्छे से पढ़े, स्टडी करी, तो आपको 14 नंबर इस लिस्ट से जरूर मिलने वाला है। तो शुरू करते हैं। अच्छा, सबसे एक मेन चीज, ये जो पूरा लिस्ट मैं आपको दूंगा ये चैप्टर वाइज है। मतलब शुरू के 4-5 क्वेश्चन पहले चैप्टर से होंगे, फिर सेकंड चैप्टर, थर्ड चैप्टर, तो आपको खोजने में ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। और मेरे जो हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए मैं इन क्वेश्चंस को हिंदी में भी बोलते जाऊंगा, तो आप चैप्टर में जाइए और उसको सर्च करिए और आप टिक कर लीजिए, आपके पास जो भी गाइड नोट्स जो भी हो। बच्चों, पहले चैप्टर से पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज फंडामेंटल चार्ज। आप सभी लोग सुना होगा, आपने पढ़ा होगा कि एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज को फंडामेंटल चार्ज कहते हैं। तो फंडामेंटल चार्ज की डेफिनेशन, और साथ में उसी में लिखा हुआ राइट प्रिंसिपल ऑफ क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। चार्ज की 3 बेसिक प्रॉपर्टीज आपके सिलेबस में डाली गई हैं। उनमें से पहली प्रॉपर्टी क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स भी आते हैं। सेकेंड क्वेश्चन, डिफाइन इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक डाइपोल से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। डाइपोल मोमेंट को डिफाइन करना है और उसका यूनिट और डायरेक्शन बताना है। यानी डायरेक्ट जो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है उसकी यूनिट क्या होती है, एसआई यूनिट लिखिए। और अगर आपसे पूछा गया कि उसका डायरेक्शन क्या होता है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का, तो डायरेक्शन बताइए। थर्ड क्वेश्चन है बच्चों, 2 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। यहां पर मैंने 2 क्वेश्चन एक साथ कंबाइन कर दिए क्योंकि दोनों के आंसर एक जैसे मिलेंगे आपको। आप फर्स्ट चैप्टर में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में पढ़ते हो, 5th चैप्टर में आप लोग पढ़ोगे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। दोनों की प्रॉपर्टीज काफी हद तक कॉमन है, कुछ डिफरेंसेस भी हैं, तो इसलिए मैंने 2 क्वेश्चन एक साथ इकट्ठा करके दिया। आप एक पढ़ लेते हो तो दूसरा अपने आप तैयार हो जाएगा कि 2 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को, या 2 मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती, क्यों। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा बच्चों, 4th, व्हाट इज मीन्ड बाय कैपेसिटी या फिर कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर। कंडक्टर के कैपेसिटेंस या उसको कैपेसिटी भी बोलते हैं, उसको डिफाइन करना आपको, यूनिट लिखना है आपको। 5th क्वेश्चन, टू सरफेस ऑफ एनी कंडक्टर द सरफेस ऑफ एनी कंडक्टर इज ऑलवेज इक्विपोटेंशियल। एक क्वेश्चन है, एक टॉपिक है इक्विपोटेंशियल सरफेस के ऊपर। इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होता है, इक्विपोटेंशियल पोटेंशियल सरफेस की प्रॉपर्टीज लिखने के लिए आपके एग्जाम में पूछते हैं। तो उन्हीं प्रॉपर्टीज में से एक प्रॉपर्टी है कि किसी भी कंडक्टर का जो सरफेस होता है वो इक्विपोटेंशियल होता है। इसका मतलब उसके हर पॉइंट पर, कंडक्टर के हर पॉइंट पर पोटेंशियल की वैल्यू सेम आती है। तो बच्चों, इक्विपोटेंशियल सरफेस के ऊपर एक क्वेश्चन ये आपको मिल सकता है। छठा क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इनसाइड अ चार्ज्ड कंडक्टर। एक चार्ज कंडक्टर है, हॉलो है, स्फीयर के शेप में हो सकता है, तो उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल की वैल्यूज क्या होंगी, उनसे रिलेटेड ये क्वेश्चन। ये भी 1-2 साल पहले ही बोर्ड एग्जाम में आया था, तो ये भी आप काफी अच्छा क्वेश्चन रहेगा। नेक्स्ट है 7वां क्वेश्चन, राइट द नेम ऑफ द फैक्टर्स अफेक्टिंग द पोटेंशियल ऑफ अ कंडक्टर। किसी कंडक्टर के पोटेंशियल को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स के बारे में बताना, प्योर थ्योरेटिकल क्वेश्चन, ये आप स्टडी कर सकते हैं। 8वां क्वेश्चन, व्हाई डज द कैपेसिटी increases when a dielectric medium is filled between plates of capacitor। एक कैपेसिटर के दोनों प्लेट्स के बीच में अगर कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम फिल कर दें
तो कैपेसिटी इंक्रीज हो जाती है, उसको एक्सप्लेन करना कि ऐसा क्यों होता है। ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 9, why the pole pieces of magnet is made concave in a galvanometer। galvanometer यानी कि धारा मापी। तो धारा मापी के जो दोनों पोल्स, मैग्नेट में के जो दोनों पोल्स होते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, उन दोनों पोल्स को कॉनकेव कट करा जाता है। इस तरीके का शेप, प्लेन नहीं होता, वो कॉनकेव होता है। तो ऐसा क्यों करते हैं, एक क्वेश्चन इसके ऊपर मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज लॉरेंट्ज फोर्स, राइट इट्स फॉर्मूला फॉर अ मूविंग चार्ज। किसी मैग्नेटिक फील्ड में अगर हम चार्ज पार्टिकल को लेके जाते हैं तो उस पर एक फोर्स लगता है, लॉरेंज फोर्स कहते हैं उसे। लॉरेंज फोर्स की डेफिनेशन लिखना रहेगा आपको और उसका फॉर्मूला लिखना रहेगा एक मूविंग चार्ज के लिए। क्वेश्चन नंबर 11 बच्चों, व्हाई अ सॉफ्ट आयरन कोर इज केप्ट इन मूविंग क्वाइल गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर के ऊपर ये नेक्स्ट क्वेश्चन कि गैल्वेनोमीटर का जो क्वाइल होता है उसके अंदर सॉफ्ट आयरन की एक कोर फिल करी जाती है। ये कोर फिल करने से क्या फायदा होता है, क्यों उसको फिल करते हैं, ये आपसे यहां पूछा गया है। हिंदी में कोर को बच्चों क्रोड बोलते हैं, नर्म लोहे का क्रोड गैल्वेनोमीटर यानी कि धारा मापी के क्वाइल के अंदर क्यों रखा जाता है। 12वां क्वेश्चन बच्चों, राइट एनी प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। यहां एनी 3 या एनी 4 हो सकता है, एनी 2 हो सकता है। तो राइट एनी 2 प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की आपको सिलेबस में 4-5 प्रॉपर्टीज मिल जाएंगी, उनमें से कोई 2, अगर 2 नंबर में क्वेश्चन आता है तो 2 प्रॉपर्टीज, 3 मार्क्स में आता है तो 3 प्रॉपर्टीज आपसे पूछी जाएगी। 13th क्वेश्चन है बच्चों, राइट मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ। मैथमेटिकल फॉर्म का मतलब होता है किसी लॉ का जो फॉर्मूला बन सकता है उसको मैथमेटिकल फॉर्म बोलेंगे। बायो-सेवर्ट लॉ का वेक्टर फॉर्म, यानी मैथमेटिकल फॉर्म में भी आपको उसको वेक्टर फॉर्म में लिखना होगा। तो बायो-सेवर्ट लॉ से जो फॉर्मूला निकलता है, फॉर्मूला याद कीजिए और उसको वेक्टर फॉर्म में लिखने पूछा जाता है। एम्पियर सर्किटल लॉ, एम्पियर सर्किटल लॉ का स्टेटमेंट याद करना है आपको। उसके लिए मैंने 3 मार्क्स की क्वेश्चन की लिस्ट में ये लॉ दिया हुआ है। यहां पर केवल उसका मैथमेटिकल फॉर्म यानी उससे जो फॉर्मूला निकलता है वो लिखना है। गॉसेस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म, मैग्नेटिज्म से रिलेटेड गॉस का जो लॉ है उसका आपको मैथमेटिकल फॉर्म यानी कि गणितीय रूप लिखना है। 14th क्वेश्चन है, फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। फैराडे के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के 2 लॉज हैं, तो दोनों लॉज का स्टेटमेंट आपको याद करना है। हो सकता है एग्जाम में कोई एक या दोनों साथ में आए, तो 2 या 3 नंबर के हिसाब से एक अच्छा क्वेश्चन बनता है। 15th क्वेश्चन है, लेंजेस लॉ रिगार्डिंग टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से रिलेटेड लेंज का नियम, जिसको हम भस्मासुर का नियम मैं बच्चों को याद कराता था, तो ये एक लॉ है। ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन बनता है, ये आपके बोर्ड एग्जाम में आ सकता है। 16th क्वेश्चन, डिफाइन। अच्छा देखिए, डेफिनेशन आए तो हो सकता है उसमें ऐसा भी लिखा, व्हाट डू यू मीन बाय डिफाइन दिस वन। इस तरीके से मैंने यहां पर थोड़ा शॉर्टकट में कम स्पेस में चीजें लिखा जाए। तो डिफाइन नंबर 1 सेल्फ इंडक्शन या फिर म्यूचुअल इंडक्शन, यानी यहां पर आपको सेल्फ इंडक्शन, म्यूचुअल इंडक्शन दोनों की डेफिनेशन याद करना। उन्हीं से रिलेटेड सेल्फ इंडक्टेंस या फिर म्यूचुअल इंडक्टेंस, ये प्रोसेस का नाम है इंडक्शन, और उस प्रोसेस से रिलेटेड एक कोफिशिएंट, एक कांस्टेंट होता है जिसको हम इंडक्टेंस बोलते हैं। सेल्फ इंडक्टेंस और म्यूचुअल इंडक्टेंस ये 2 अलग अलग टॉपिक्स हैं। ये एक साथ इसलिए लिखा मैंने क्योंकि अगर आप सेल्फ पढ़ते हो, म्यूचुअल आपको आसानी समझ में आएगा, फिर इंडक्शन अगर आप पढ़ते हो तो आपको इंडक्टेंस भी इजीली समझ में आ जाता है। 17th क्वेश्चन, कैपेसिटर स्टॉप्स डीसी वाई। कैपेसिटर के अंदर से डीसी करंट फ्लो नहीं होता, तो आपसे पूछ रहे हैं कि क्यों, इसका जवाब देना आपको। 18th क्वेश्चन, व्हाट इज वाटलेस करंट। वाटलेस करंट क्या होता है, वाटहीन धारा हिंदी में कहते हैं, इसका क्या मतलब है। क्वेश्चन नंबर 19, व्हाई एसी इज मोर डेंजरस देन डीसी ऑफ सेम वोल्टेज। आप लोग जानते होंगे बैटरी से डीसी करंट मिलता है, आपके घरों में जो सप्लाई आती है वो एसी करंट की होती है। तो एसी और डीसी में ज्यादा डेंजरस कौन होता है और क्यों, इसका आपको जवाब देना रहेगा। 2 मार्क्स के लिए अच्छा क्वेश्चन ये भी हो सकता है बच्चों। 20th क्वेश्चन,
बच्चों क्वेश्चन नंबर 20, डिफाइन रिएक्टेंस। रिएक्टेंस दो तरह का होता है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस और इंडक्टिव रिएक्टेंस, और दूसरा इंपीडेंस। जिस तरीके से आपने रेसिस्टेंस पढ़ा जो करंट को अपोज करता है, उसी तरह से कैपेसिटर में जो अपोजिशन आता है उसको कैपेसिटिव रिएक्टेंस कहते हैं, और इंडक्टर कॉइल में जो अपोजिशन आता है उसको इंडक्टिव रिएक्टेंस कहते हैं। इनकी डेफिनेशन आपसे पूछी जाएगी। इंपीडेंस प्रतिबाधा हिंदी में बोलते हैं, प्रतिबाधा की परिभाषा आपसे पूछी जाएगी। क्वेश्चन नंबर 21, व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में जो 7 कैटेगरी है, उन सातों के नाम लिखने हैं आपको। राइट डाउन द नेम ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। वो सातों के नाम आपको एक ऑर्डर में लिखने रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 22, राइट टू यूजेस एंड टू प्रॉपर्टीज ऑफ ईच ऑफ फॉलोइंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। गामा रेज, एक्स रेज, यूवी रेज, रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स। देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में टोटल 7 तरह की वेव है। इन सातों से रिलेटेड आपको ऑब्जेक्टिव में या फिर 2 मार्क्स के क्वेश्चन मिलते हैं, जिनमें या तो प्रॉपर्टी पूछी जाएगी कि भाई इस रे की प्रॉपर्टी लिखो, इस वेव की प्रॉपर्टी लिखो, या फिर इनके 1 या 2 यूजेस पूछे जाएंगे आपसे। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में 7 है, 7 में से यहां मैंने 5 जिनसे जनरली ज्यादा पूछे जाते हैं, तो 5 की लिस्ट है। इन पांचों के 2-2 प्रॉपर्टीज और 2-2 कम से कम यूजेस आप लोगों को याद कर लेना है। तो आपका ये जो 8th चैप्टर है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स वाला, ये लगभग कवर हो जाएगा। तो 8th चैप्टर से बच्चों एक क्वेश्चन ये आपको पढ़ लेना है, और ऊपर ये जो क्वेश्चन था 21 व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, उसी से रिलेटेड उसी चैप्टर का, यानी 8वें चैप्टर से ये क्वेश्चन और ये 2 क्वेश्चन आप पढ़ लेते हो तो लगभग आपका काम हो जाएगा। 23rd क्वेश्चन है, राइट एनी 2 प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की 2 प्रॉपर्टीज लिखना है। आप ये वाला क्वेश्चन पढ़ते हो, उससे रिलेटेड आपको ये क्वेश्चन मिलेगा। व्हाट डू यू मीन बाय डिस्प्लेसमेंट करंट। इसी चैप्टर में एक और अच्छा क्वेश्चन बनता है, डिस्प्लेसमेंट करंट क्या होता है। डिस्प्लेसमेंट करंट की डेफिनेशन यानी उसकी परिभाषा, जिसको हिंदी में बोलते हैं विस्थापन धारा। क्वेश्चन नंबर 25 है बच्चों, व्हाट आर कॉन्जुगेट फोकी। चैप्टर 9 से ये क्वेश्चन है, कॉन्जुगेट फोकी से आप क्या समझते हो। 26th क्वेश्चन, ऑन व्हाट फैक्टर्स डज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिपेंड। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किन किन कारकों पर निर्भर करता है, ऐसा आपको एक क्वेश्चन चैप्टर 9 में मिलेगा। अच्छा क्वेश्चन है। 27th क्वेश्चन है, व्हाट आर द कंडीशंस ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन एक फिनोमिना है, तो इसके होने की 2 इंपॉर्टेंट शर्तें हैं। तो 2 इंपॉर्टेंट जो कंडीशंस है, शर्त है, वो आपको याद करना है। क्वेश्चन नंबर 28 है बच्चों, हाउ कैन द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप बी इंक्रीज्ड। कंपाउंड माइक्रोस्कोप की मैग्नीफाइंग पावर को कैसे बढ़ाते हैं, उसके लिए जो तरीके होंगे, कुछ पॉइंट्स में आपको 1 या 2 3 पॉइंट्स में ये लिखना रहेगा। 29th क्वेश्चन है बच्चों, डिफाइन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। नंबर 2 क्रिटिकल एंगल। देखिए ऊपर जो क्वेश्चन था उसमें टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की 2 कंडीशंस बतानी थी, यानी 2 शर्तें लिखनी थी। अभी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन को डिफाइन करने के लिए यहां पर बोला गया है। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन और उसी से रिलेटेड क्रिटिकल एंगल करके एक छोटा सा टॉपिक है उसमें, तो ये दोनों की डेफिनेशन भी आपसे पूछी जा सकती है 2 मार्क्स के लिए। क्वेश्चन नंबर 30 है बच्चों, व्हाट इज एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन। चैप्टर 9 से ही है ये क्वेश्चन। मिनिमम डेविएशन के लिए एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन की डेफिनेशन आपको लिखना है, और ड्रॉ इट्स ग्राफ। इसका एक ग्राफ भी होता है, वो ग्राफ ड्रॉ करने भी पूछ सकते हैं। क्वेश्चन 31 है, व्हाट आर द कोहेरेंट सोर्सेज ऑफ लाइट। चैप्टर 10 का क्वेश्चन है ये, कोहेरेंट सोर्सेज क्या होते हैं लाइट के, और किसी भी सोर्स 2-3 सोर्सेज के कोहेरेंट होने की शर्तें क्या है, कंडीशंस क्या है, वो आपसे पूछा जा सकता है। 32nd क्वेश्चन है, व्हाट इज वेव फ्रंट, डिफाइन स्फेरिकल वेव फ्रंट, प्लेन वेव फ्रंट। वेव फ्रंट क्या होता है, वेव फ्रंट में 3 कैटेगरी होती है, 3 टाइप्स है, उनमें से 2 स्फेरिकल और प्लेन वेव फ्रंट, एक सिलिंड्रिकल भी होता है, तो आप चाहो तो तीनों पढ़ लेना, स्फेरिकल वेव फ्रंट, सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट, प्लेन वेव फ्रंट। 33 क्वेश्चन नंबर,
डिफाइन इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन के बीच में डिफरेंस एक काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 4 मार्क्स के क्वेश्चन की लिस्ट में मैंने दे रखा है, यहां पर मैंने अलग से उनको फिर से दिया है। ये 2 मार्क्स में भी आ सकते हैं, इनकी डेफिनेशन लिखने के लिए पूछा जा सकता है। तो इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन की डेफिनेशन। क्वेश्चन नंबर 34 है बच्चों, व्हाई द वेव नेचर ऑफ मैटर इज नॉट ऑब्जर्व्ड इन डेली लाइफ। मैटर वेव, या जिसको हम लोग डी ब्रॉगली वेव भी बोलते हैं, बड़ा होगा आपने सुना होगा। तो मैटर वेव या डी ब्रॉगली वेव हमें डेली लाइफ में क्यों दिखाई नहीं देते, उसको हम क्यों ऑब्जर्व नहीं कर पाते, इसका कारण पूछ रहे हैं। ठीक है। 35, राइट प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर वेव। मैटर वेव की कुछ प्रॉपर्टीज हैं, 2 3 4, तो आप 2 नंबर के हिसाब से एटलीस्ट 2 प्रॉपर्टी पढ़ ले। क्वेश्चन नंबर 36, डिफाइन वर्क फंक्शन, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, कट ऑफ पोटेंशियल। चैप्टर नंबर 11 से आपको 2 मार्क्स क्वेश्चन जरूर आएंगे, उनमें कई बार वर्क फंक्शन की डेफिनेशन पूछी जा चुकी है, आगे भी आपसे पूछ सकते हैं, इस साल के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन आपसे पूछी जा सकती है। कट ऑफ पोटेंशियल मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये हर 1-2 साल के गैप में आपको दिखता रहता है, तो कट ऑफ पोटेंशियल की डेफिनेशन याद कर लीजिए। 37 क्वेश्चन, डिफाइन, उसी चैप्टर से बच्चों 11th चैप्टर से, थर्माइनिक एमिशन, फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। किसी भी मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन के निकलने की प्रोसेस को एमिशन बोलते हैं। 4 तरह के एमिशन आपके सिलेबस में रखे गए हैं, उन चारों में से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट थर्माइनिक एमिशन की डेफिनेशन कई बार पूछी गई है। फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो ये दोनों एमिशन क्या होते हैं, इनके बारे में थोड़ा पढ़ लीजिए। 38 क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एनर्जी का एक छोटा यूनिट, स्मॉलेस्ट यूनिट इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है और इसकी वैल्यू जूल में बताना है। एनर्जी का ऐसा यूनिट जूल होता है, तो हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में बदलेंगे तो वो वैल्यू बताना रहेगा। क्वेश्चन नंबर 39, डिफाइन एक्साइटेशन एनर्जी, आयनाइजेशन एनर्जी। चैप्टर नंबर 13 में आपको मिलेगा एक्साइटेशन एनर्जी और आयनाइजेशन एनर्जी। अच्छा, इनके आपको एग्जांपल्स भी हो सकता पूछे जाए, कोई जरूरी नहीं कि दोनों क्वेश्चन एक साथ आए। एक्साइटेशन एनर्जी और उसका एग्जांपल एक क्वेश्चन बन जाएगा, आयनाइजेशन एनर्जी और उसका एक एग्जांपल ये दूसरा क्वेश्चन बन जाएगा। तो आप ये दोनों की डेफिनेशन पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 है, हु डिस्कवर्ड द न्यूक्लियस मॉडल ऑफ एटम। एटम के न्यूक्लियस मॉडल को किसने डिस्कवर करा। आप लोगों ने रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट पढ़ा होगा, अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन चैप्टर नंबर 13 में मिलेगा आपको ये। ड्रॉ इट्स डायग्राम, यानी जो रदरफोर्ड का अल्फा पार्टिकल का एक्सपेरिमेंट है उसका एक डायग्राम बनाना है। और यहाँ पर जो पहला पार्ट है इस क्वेश्चन में कि किसने न्यूक्लियस मॉडल डिस्कवर करा था, तो इसका भी आंसर होता रदरफोर्ड ने डिस्कवर करा था। तो रदरफोर्ड लिखकर और आपको डायग्राम बनाना है, इतने के आपको 2 मार्क्स मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 41 है बच्चों, राइट 2 मेन लिमिटेशंस ऑफ रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल ऑफ एन एटम। एटम का जो एटॉमिक मॉडल रदरफोर्ड ने बताया था उसमें कुछ कमियां थी, कुछ लिमिटेशंस थी, कुछ बातों को रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल एक्सप्लेन नहीं कर पाता है। तो ऐसी 2 बातें हैं, वो दोनों को आपको यहां पर लिस्ट बनाकर लिखना है, 2 मार्क्स का एक अच्छा क्वेश्चन बनता है। लास्ट पेज में बच्चों 42nd क्वेश्चन है, डिफाइन आइसोटोप्स आइसोबार्स। ये आपको चैप्टर 13 में मिलेगा फिर से। आइसोटोप्स क्या होते हैं, आइसोबार्स, ये आप केमिस्ट्री में भी पढ़ते हैं। इनके एक एक 2 एग्जांपल्स भी याद कर लीजिए, आइसोटोप्स विथ एग्जांपल, आइसोबार्स विथ एग्जांपल। इसके बाद 3 मार्क्स के क्वेश्चन की लिस्ट में मैंने क्वेश्चन दिया हुआ है, न्यूक्लियर फिजन और न्यूक्लियर फ्यूजन में डिफरेंसेस लिखिए। यहां पर उसी से रिलेटेड क्वेश्चन, न्यूक्लियर फिजन की डेफिनेशन और उसका एग्जांपल, मतलब न्यूक्लियर फिजन क्या होता है, 1-2 एग्जांपल, न्यूक्लियर फ्यूजन क्या होता है उसकी डेफिनेशन और एक आध एग्जांपल। तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। 44th क्वेश्चन है बच्चों, व्हाट इज बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस की बाइंडिंग एनर्जी करके टॉपिक आपको मिलेगा, बंधन ऊर्जा बोलते हैं हिंदी में। तो ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट रहेगा, ये पढ़ लीजिए। डिफाइन बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, यानी पूरे न्यूक्लियस की बाइंडिंग एनर्जी, उसकी डेफिनेशन, और एक न्यूक्लियन यानी उस न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं उनको कंबाइंड रूप से न्यूक्लियॉन्स बोलते हैं। तो एक न्यूक्लियन की बाइंडिंग एनर्जी क्या होगी, तो यहाँ पर दोनों मैंने ऐड करके 2 अलग अलग डेफिनेशंस हैं, बट एक साथ पढ़ोगे आपको आसानी से तैयार हो जाएगा। और लास्ट में बच्चों क्वेश्चन नंबर 45, व्हाट इज मास डिफेक्ट
राइट इट्स कॉज एंड फॉर्मूला। मास डिफेक्ट क्या होता है? द्रव्यमान क्षति बोलते हैं हिंदी में इसको। इसका कारण और इसके लिए एक फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला बताना है। बच्चों अगर ये 45 क्वेश्चन और छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, एक एक दो दो लाइन का आंसर है, इनको पढ़ने में तैयार करने में आपको बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। और ये क्वेश्चन तैयार करने से आपको ये फायदा भी मिलेगा कि इससे रिलेटेड जो ऑब्जेक्टिव्स भी आएंगे आपके बोर्ड एग्जाम में, उनको भी आप अटेम्प्ट कर पाओगे। और हो सकता है इन्हीं में से कुछ क्वेश्चंस ऐसे हों जो आपको थोड़ा सा लेंदी बना के 3 मार्क्स के क्वेश्चन भी इनसे कवर हो जाएंगे। इनमें से कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं जैसे आइसोटोप्स, आइसोबार, दोनों की डेफिनेशन एक साथ पूछ के 4 नंबर का क्वेश्चन भी बनाया जा सकता है। न्यूक्लियर फिजन, न्यूक्लियर फ्यूजन को कंबाइन करके 3 मार्क्स 4 मार्क्स का क्वेश्चन भी बनाया जा सकता है। मतलब अगर आप ये 45 क्वेश्चन की लिस्ट पढ़ते हैं तो लगभग लगभग आपकी पूरी फिजिक्स, इसमें कुछ चैप्टर ऐसे हैं, 1-2 चैप्टर 14 में से जिनसे 2 मार्क्स के क्वेश्चन नहीं आते हैं, तो वो इस लिस्ट में नहीं है। लेकिन फिर भी लगभग 11-12 चैप्टर्स ऐसे इसमें हैं इस लिस्ट में जहां से 2 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। और ये क्वेश्चन पढ़ने से वो आपके 11 या 12 चैप्टर लगभग एक रिवीजन सा भी हो जाएगा। तो इसलिए इस लिस्ट के क्वेश्चन को आपको जरूर पढ़ना है। ये क्वेश्चन सीधे तौर पर आपके बोर्ड एग्जाम में आएंगे, साथ ही साथ इनसे आपको 2 मार्क्स 3 मार्क्स 4 मार्क्स ऑब्जेक्टिव हर जगह मदद मिलेगी। अगली वीडियो बच्चों हम लोग फिजिक्स में लगभग 8 से 10 नंबर के न्यूमेरिकल्स भी आते हैं। तो जब ये वीडियो आपको YouTube पे मिलेगी उसी के साथ या हो सकता है उसी दिन आपको न्यूमेरिकल्स की भी एक वीडियो, जिसमें हम कोशिश करेंगे कम से कम न्यूमेरिकल्स या जिन चैप्टर से ज्यादा न्यूमेरिकल्स आते हैं वो न्यूमेरिकल्स का भी एक लिस्ट बनाकर वो भी मैं आपके सामने लेके आऊंगा। तो अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक आप तैयारी करते रहिए, जी जान झोंक दीजिए और कुछ अच्छा करके दिखाते हैं। थैंक यू, नमस्कार।